हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज, उसमें पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आज हमारा जो एक पेपर था कंप्लीट 100 क्वेश्चन CBT 2 के, जो शिफ्ट 1 हम लोग जिसको कर रहे थे, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे 2019 को ही। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज लेके आइए, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि CBT 1 CBT 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 777 में पड़ेगा, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस 22 सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो CBT 2 हो चाहे वो CBT 1 हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो CBT 1 के साथ CBT 2 की पैरेलल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खासकर बहुत अच्छा कोर्स है। और जो सिर्फ अभी CBT 1 पे भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास भी CBT 2 का रहेगा कोर्स। ठीक है। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि एप्लीकेशन डेट आपकी 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक है। तो अगर अभी तक आप फॉर्म फिल नहीं किए तो जल्दी उसको फॉर्म फिल कीजिए। और फॉर्म से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। आप देख सकते हो कि किस जोन से फॉर्म फिल करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या है, इन सब पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया हो। तो आपको जो भी डाउट है वहाँ पे देख सकते हो। तो आज का टॉपिक, जैसे कि लगभग हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे 75 तक, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 76। तो ये देखो, फिर ये क्वेश्चन आ गया स्ट्रक्चर से आपका। कल ही मैंने इसके बारे में आपको डिटेल बताया था, कास्टिगियानोस थ्योरम फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ विच। तो इसके बारे में बता दूं कि आपको मैंने दो बताया था, एक फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है, और एक आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस इक्विलिब्रियम DSE, जो मैंने बताया था वो हो गया। तो उसके अंदर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि DSE मेथड जो है, डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस इक्विलिब्रियम मेथड जो है, उस DSE मेथड के अंदर MKS को याद आपको रखना है। जो DSE मैंने आपको बताया था, इस DSE में डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस इक्विलिब्रियम में, और ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो DK है वो लेस देन DS होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है MKSS। MKSS मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीस मेथड, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और स्टिफनेस मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आ जाते हैं। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, जैसे कॉलम एनोलॉजी मेथड हो गया, कास्टिगियानोस थ्योरम हो गया, ठीक है, ये सारे स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, ये सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, फोर्स मेथड के आ जाएंगे। तो कास्टिगियानोस थ्योरम भी किसके अंदर आएगा, फोर्स मेथड के अंदर आ जाएगा, फोर्स मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड के अंदर आ जाएगा। और आपको मैंने बता चुका हूं फोर्स मेथड में क्या होता है, DS से कम होता है आपका, DS जो रहता है DK से कम होता है। इसी के अंदर कास्टिगियानोस हो गया, कॉलम एनोलॉजी, ये सारी चीज आपको मैं बता चुका हूँ। क्लियर। तो इसके बारे में सफिशिएंट टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूँ लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो एरियल ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था, कंक्रीट में अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, उसमें से एक है एरियल। जैसे बेल्ट कन्वेयर हम लोग देखे थे, वैसे ही रोप हुआ, केबल वे हुआ, इन सब की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, तो ये जनरली आपकी 20 साल हुई होती है। जनरली आपको ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, तो ये रैंडम क्वेश्चन था, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 ईयर्स ये हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, रैंडम क्वेश्चन है। ठीक है। द टाइप ऑफ हॉलो यूज्ड व्हेन देयर इज एन एलेबोरेटेड विंडो ओपनिंग इन द वॉल। ठीक है। तो किस प्रकार का हॉलो दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जनरली बोलते हैं जैम्ब ब्लॉक। उसको हम क्या बोलते हैं, जैम्ब ब्लॉक। क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये, फॉर ओपनिंग, फॉर ओपनिंग, या इसको ऐसे बोल सकते हैं फॉर वॉल ओपनिंग, फॉर वॉल ओपनिंग कंक्रीट ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स। ठीक है। वॉल ओपनिंग कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जैम ब्लॉक को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जो हॉलो विच इज यूज्ड देयर इज एन एलिवेटेड विंडो ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, जैम ब्लॉक। इसकी आप फोटो देख सकते हो, इस बार मैंने इसमें यहाँ पे पुट नहीं किया, अगले में मैं आपको पुट करके दिखा दूंगा किस टाइप से दिखता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आ गया आपका आरसीसी का क्वेश्चन। ठीक है। आरसीसी का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसिडर्ड इन ए आरसी कॉलम ऑफ लेंथ L।
इसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है, कोडल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है, डिजाइन ऑफ कॉलम के बारे में बात कर रहा है, तो आप जानते हो भाई ई मिनिमम का आपको फॉर्मूला पता था, ठीक है, क्या होता है, एक होता है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लीस्ट डायमेंशन या लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, ठीक, और 20 mm और 20 mm, इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको आपको लेना है। इस प्रकार से आप ई मिनिमम निकालते हो, ठीक है। पहले आप पता करते हो कैसा कॉलम है, अगर शॉर्ट कॉलम है तो फिर आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालोगे, उस मिनिमम इसेंट्रिसिटी को फिर आप क्या करते हो, चेक करते हो, वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपकी कम है या बराबर है, इट्स लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक। अगर वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है तो उस केस में आप उसको किसके जैसे ऐड करोगे, उसको आप एक्चुअली लोडेड कॉलम के जैसे ऐड करोगे, ठीक है, और उसको फिर डिजाइन करोगे, उसके हिसाब से आप वहां पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम आप निकालोगे और उस प्रकार से आप डिजाइन करोगे। अगर ई मिनिमम की वैल्यू 5% से ज्यादा हो गई, 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा हो गई, फिर आप उसको एक्सियल लोडेड के जैसा नहीं करोगे, यूनि एक्सियली बाई एक्सियली, उस प्रकार से आप उसको डिजाइन करोगे। क्लियर। तो यहां पे मेन बात आती है आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो कोडल प्रोविजन क्या बोलता है आपको कि L अपॉन 500, ठीक है, लीस्ट लेटरल सॉरी अनसपोर्टेड लेंथ, L क्या है यहाँ पे, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्ट कंडक्टेड बाय विकार्ट अपरेटस इज, तो देखो विकार्ट अपरेटस से 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। आपको बताना है इन सब के बारे में, डायमेंशन वगैरह ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कंसिस्टेंसी भी विकार्ट अपरेटस से हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीनों आपके विकार्ट अपरेटस से होते हैं। क्लियर। कंप्रेशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये दोनों तो आपके किससे होते हैं, सीटीएम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से होते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है, सब बता दिया हूं। कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बारे में आप लोग जानते हो कैसे करते हैं। फाइननेस के बारे में आप बताओ, फाइननेस के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग सीव टेस्ट करते हैं, एक आपका फाइननेस के लिए सीव टेस्ट होता है, सीव टेस्ट 90 माइक्रोन सीव लेके, ठीक है। और एक अगर हम बात करें तो एक आपका ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ये भी पूछता है क्वेश्चन, इससे आप फाइननेस पता करते हो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताते हो, और उस स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक। जनरली 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ये सारे इस प्रकार से आपको तैयारी करना है बिल्डिंग मटेरियल का, ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में भी ये बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन 2250, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका द टेस्ट कंडक्टेड बाय विकार्ट अपरेटस इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। आई बात समझ में। फाइननेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्लियर। फाइननेस के बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन। अब ये भी आरसीसी का आ गया कि ड्रॉप पैनल आप क्यों प्रोवाइड करते हो, ठीक। तो याद करो, आपको पता होगा ड्रॉप पैनल किसका पार्ट है, ये पूछ रहा है। तो खासकर फ्लैट स्लैब जब हम लोग यूज करते हैं, फ्लैट स्लैब किसको बोलते हैं, ऐसा स्लैब जिसको कि डायरेक्ट कॉलम के ऊपर आप रखे हो, ऐसा स्लैब जिसको आप डायरेक्ट कॉलम के ऊपर रखे हो, तो वहां पे हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ड्रॉप पैनल की जरूरत पड़ती है। और ये हो गया आपका, दिस इज योर ड्रॉप पैनल, और ये आपका हो गया कॉलम कैपिटल, ठीक है, कॉलम कैपिटल। ये हो गया आपका स्लैब, फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब, ठीक। ये हो गया आपका ड्रॉप पैनल, ड्रॉप पैनल, ठीक। और ये हो गया आपका कॉलम कैपिटल, कॉलम कैपिटल, ठीक। और ये आपका हो गया कॉलम, दिस इज योर कॉलम। क्लियर। तो ये जनरली ड्रॉप पैनल को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, फ्लैट स्लैब में यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, क्यों सर आप ड्रॉप पैनल को प्रोवाइड करते हो, फ्लैट स्लैब में खासकर पंचिंग शियर का इश्यू आता है। किसका इश्यू आता है,
पंचिंग शियर, पंचिंग शियर, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन कहां पे होता है पंचिंग शियर का? d/2 डिस्टेंस पे, पूरा एरिया को कवर करता है d/2 डिस्टेंस को, ठीक है। और मिनिमम आपको कितना यहां पे रखना पड़ता है? मिनिमम डेप्थ इसकी लगभग 125 mm, 125 mm। ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। क्यों प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप पैनल, फ्लैट स्लैब में हम लोग यूज करते हैं, पंचिंग शियर को कैसे रेजिस्ट करता है, ये सब आपका हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर हेड। तो अब देखो ये फिर एस्टिमेट्स के बारे में आ गया, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हो गया और आपका डिटेल्ड एस्टिमेट हो गया। तो ये जितने भी आपके एस्टिमेट हैं ये किसके अंदर आते हैं? अप्रॉक्सीमेट के अंदर आते हैं। प्लिंथ हो गया, क्यूबिकल हो गया, ठीक है। क्यूबिकल के बारे में आपको पता है कि आप पूरा वहां पे वॉल्यूम को कंसिडर करते हो, ठीक है। प्लिंथ एरिया के बारे में भी आपको पता है, नहीं तो इस पर एक हम लोग वीडियो बना देंगे। तो हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप पर हेड के बारे में बात करो तो ये सब आपका यूनिट एस्टिमेट में आ जाता है। ये किसके अंदर आ जाता है? फंक्शनल यूनिट एस्टिमेट के अंदर आ जाता है। क्लियर? ना तो प्लिंथ होगा इसका आंसर, ना ही क्यूबिकल होगा, ना ही अप्रॉक्सीमेट होगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? फंक्शनल यूनिट एस्टिमेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट सर्वे से क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सरकमपोलर स्टार। सरकमपोलर स्टार किसको बोलते हैं? नीचे मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। यहाँ पे अपर और लोअर कल्मिनेशन दोनों है, ठीक है। टॉप पोर्शन ऊपर वाले को देख सकते हो, जेनिथ आपको दिख रहा है, नीचे नादिर हो गया। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सरकमपोलर स्टार। तो यहाँ पे आप अगर पूरा देखोगे तो यहाँ देख सकते हो अपर एंड लोअर, ये अपर एंड लोअर, तो बोथ अपर एंड लोअर कल्मिनेशन बिलो हॉरिजन, ये हो गया इसका आंसर। ये दिख रहा है आपको, अपर कल्मिनेशन और लोअर कल्मिनेशन। क्लियर? ये आपको ये पूरे स्टार का मैंने डायग्राम ही बना दिया, सरकमपोलर स्टार का, ठीक है। उसके हिसाब से आप बता सकते हो, बाकी कोई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपको बात कर रहा है सेपरेट सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम के बारे में। सेपरेट सिस्टम हम किसको बोलते हैं? सेपरेट सीवेज सिस्टम हम किसको बोलते हैं? जिसमें आप जो आपका सीवेज है उसके लिए एक अलग से आप लोग बनाए हो नाली, ठीक, और स्टॉर्म वाटर के लिए एक अलग से, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर? और जहां पे अच्छे से रेनफॉल हो रही है, यूनिफॉर्म रेनफॉल हो रही है, ऐसी जगह पे ये ज़्यादा अच्छा है। और जहां पे आपको एक्सकवेशन करने में दिक्कत आती, पहाड़ी वाला इलाका, वहां के लिए भी अच्छा है, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक होता है कंबाइंड, जहां पे स्टॉर्म वाटर भी आता है साथ में और सीवेज भी साथ में आता है, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एक तो इकोनॉमिकल नहीं होगा, लार्ज पाइप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, महंगा होगा ये। और ऐसी जगह जहां पे यूनिफॉर्म नहीं है रेनफॉल, नॉन यूनिफॉर्म है, इंडिया जैसी जगहों पे, ठीक है। और जहां पे एक्सकवेशन आसानी से कर सकते हो आप, वैसी जगहों पे प्लेन एरियाज में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इन सब टॉपिक को आप देखे होगे, उसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो पहला क्या बोल रहा है? इन सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आर इजिली अवेलेबल एंड ओकेजनली फ्लशिंग इज रिक्वायर्ड। ऐसा कहीं पढ़े हो क्या आप? इस प्रकार से कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? एज द सीवेज इज डाइल्यूटेड बाय स्टॉर्म वाटर इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज लो। बात सही है, क्योंकि आपका सीवेज के साथ क्या मिल जा रहा है? यहाँ पे स्टॉर्म वाटर भी मिल जा रहा है, तो उसके कारण जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो आपका क्या हो जा रहा है? क्योंकि डाइल्यूट हो जा रहा है, डाइल्यूट होने के कारण क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। डाइल्यूट नहीं होता तो आपको उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ता। इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम वन सेट ऑफ सीवर इज लेड फॉर बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर, ठीक है। ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक, जो मैंने अभी बताया। और इन सेपरेट सिस्टम द डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम इज इकोनॉमिकल, ये भी मैंने बताया, सेपरेट में इकोनॉमिकल होगा। तो इस हिसाब से कौन सा गलत है? तो वो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक नंबर के बारे में बात कर रहा है ये। मैक नंबर आपका एफएम में आप लोग पढ़ते हो, डायमेंशन एनालिसिस। तो वहां पे आप फ्रोडेस नंबर पढ़ते हो, वहां पे आप यूलर्स नंबर पढ़ते हो। एक तरीका मैंने आपको बताया हूं इसको याद करने का, जैसे कि इप, ठीक। इप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दिया है यूलर्स नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, ठीक। वैसे अगर मैं बात करूं फिग, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? फ्रोडेस नंबर, ये क्या था? यूलर्स नंबर। फ्रोडेस नंबर क्या हो गया? इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही आपका एक होता है विस मतलब क्या हो गया? इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, वेबर नंबर।
वैसी अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिप, ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रेनॉल्ड्स नंबर आप जानते हो, फ्रोडेस नंबर आप जानते हो, यूलर्स नंबर भी आपको बता दिया, और एक होता है मैक नंबर। मैक नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स, मैक नंबर जो होता है आपका इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, ये होता है। क्लियर? अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें मैक नंबर, और मैक नंबर जनरली आप लोग एरोप्लेन वगैरह के लिए यूज करते हो भाई, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इसका एक और डेफिनेशन है फिजिक्स में आप लोग पढ़े होगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड, वो भी मैक नंबर, वो एक्चुअली मैक नंबर वो आपका। क्लियर? तो उसमें आप लोग पढ़ते हो कि जितना भी जेट वगैरह को आप लोग डिजाइन करते हो, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब जो आता है आपका, ये मैक नंबर के आधार पे आ जाता है। ठीक है, इंडिया के जितने भी अलग अलग जनरेशन में हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सब मैक नंबर के आधार पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर फ्लो इस हाइपरसोनिक है, तो उसमें अगर मैक नंबर की बात करूं तो वो आपका 6 से ज्यादा होना चाहिए। इसका टेबल आप देख लेना। ठीक है, जनरली 0.3 से लेके 1 तक सब सोनिक होता है। फिर अगर मैं बात करूं 6 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना, सब सोनिक किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं। तो 6 से ज़्यादा है अगर मैक नंबर, तो वो आपका हाइपरसोनिक कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीजीआई के बारे में कि फुल फॉर्म क्या है। रूफिंग में सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी का मतलब होता है कोरुगेटेड, जी का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। देखो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हो, कोफिशिएंट ट्रैफिक में। ठीक है, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? ई से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर अप्रोच, वेलोसिटी बिफोर अप्रोच। ठीक, और ई की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक बोल रहा हूं मैं, आइडियल इलास्टिक, इलास्टिक होता है वो। ठीक, और अगर ई की वैल्यू 1 है तो वो आपका हो जाता है क्या? प्लास्टिक। वो आपका क्या हो जाता है? 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? इलास्टिक, 1 है तो प्लास्टिक। उस हिसाब से हम यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक, इलास्टिक के लिए क्या हो जाएगा? 0। अगर प्लास्टिक बोलता है तो फिर क्या हम लेते हैं? 1 को लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर अप्रोच। ठीक है, एक्सीडेंटल स्टडीज में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बलास्ट मेक इट अनसुटेबल फॉर यूज। ठीक है, बलास्ट कहाँ? रेलवे का क्वेश्चन आ गया। रेलवे में आप जानते हो कि सबसे पहले आपका एक जो परमानेंट वे होता है आपका, उसके अंदर क्या क्या आ गया? रेल्स आ गई, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ठीक है, मीडियम गेज, ये सब होता है। उसके नीचे आपके स्लीपर्स आ गए। ठीक है, स्लीपर्स, स्लीपर्स के नीचे आपका आ जाता है बलास्ट। ठीक है, जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं वो आपका किस में आ जाता है? स्लीपर्स के नीचे आ जाता है। तो जो लोड को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लोड आपका जो ट्रांसफर होता है रेल से स्लीपर, स्लीपर से बलास्ट, फिर आपका सबग्रेड में जाता है, नीचे सॉइल में जाता है। ठीक, और बलास्ट आपका ड्रेनेज पर्पस के लिए भी यूज होता है। जो आपका इंपैक्ट लोड आ रहा है, शॉक वेव, शॉक जो आ रहा है, ठीक है, शॉक वेव जो आ रही है, उन सब को एब्जॉर्व करता है, लोड को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और अलाइनमेंट भी प्रॉपर मिलता है इससे। तो ये सब काम है किसके? बलास्ट के। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अनसुटेबल है इसके लिए? तो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, ये आपका जो है वो अनसुटेबल है। ठीक है, दिस इज अनसुटेबल। हाईली स्टेबिलिटी होना चाहिए, हाईली मॉड्यूलस होना चाहिए, हाई रेजिलेंस होना चाहिए, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वॉल्व which allows water to flow in one direction but prevents its flow in reverse direction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ एनवायरमेंट में कि जेई जैसी एग्जाम में इसका टेबल देख के जाया करो। ठीक है, रिफ्लक्स वॉल्व किसको बोलते हैं, स्लुइस वॉल्व किसको बोलते हैं, एयर रिलीफ वॉल्व किसको बोलते हैं। तो रिफ्लक्स वॉल्व के अगर मैं बारे में बात करूं, ठीक है, तो चेक वॉल्व भी बोलते हैं इसको, नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं, जिसमें कि फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, रिवर्स ना हो, रिवर्स ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स वॉल्व। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लक्स वॉल्व।
ठीक है। रिफ्लक्स वॉल मतलब जिसमें फ्लो वन डायरेक्शन में जाए, फ्लो इन वन डायरेक्शन। नॉन रिटर्न वॉल भी बोलते हैं इसको, चेक वॉल भी बोलते हैं, इसका और नाम क्या क्या है, चेक वॉल, चेक वॉल, नॉन रिटर्न वॉल, नॉन रिटर्न वॉल। ठीक है। स्लुइस वॉल क्यों यूज होती है भाई, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को टू कंट्रोल फ्लो, फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होती है। ठीक। एयर रिलीफ वॉल टू रिमूव एयर, जनरली इसको कहां पे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, समिट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं, समिट पॉइंट पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टू रिमूव एयर, टू रिमूव एयर, टू रिमूव एयर। क्लियर। प्रेशर रिलीफ वॉल्व, रिमूव प्रेशर, और या फिर आपका रिलीफ एक्सेस प्रेशर, रिलीफ एक्सेस प्रेशर। ठीक। वाटर हैमर वगैरह ना हो, वाटर हैमरिंग ना हो, ठीक, उसके लिए भी ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब आप ये टेबल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लक्स वॉल्व। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, रिवर्स ना हो, उसके लिए रिफ्लक्स वॉल्व, चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व हम लोग यूज करते हैं। स्लुइस वॉल्व क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते हो भाई, क्या होगा इसका आंसर, 1:5:10, सॉरी M10 बोला है ना, तो M5 का हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं। M5 का क्या होता है, 1:5:10। M10 आ जाओ, क्वेश्चन में M10 पूछा, ठीक ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा 1:3:6। उसके बाद आ जाओ M15, ये आपका हो जाता है 1:2:4। उसके बाद अगर हम बात करें M20, ये आपका हो जाता है 1:1.5:3। M25 के बारे में बात करें तो ये आपका हो जाता है 1:1:2। ठीक है। M फॉर मिक्स, और बाकी जो वैल्यू आपको दिख रही है 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया आपका क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। M फॉर क्या होता है यहाँ पे, M फॉर होता है मिक्स, और ये आपकी क्या है, 5 हुआ या 10 हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक। और इसकी यूनिट काय में होती है, न्यूटन पर mm²। ठीक है। ठीक है भाई। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:3:6। क्लियर। ये याद करके चले जाना, बहुत नॉमिनल मिक्स का टेबल है। वन क्या होता है यहाँ पे, सीमेंट, उसके बाद फिर आपका आ जाता है फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। फिजो इलेक्ट्रिक मटीरियल हम किसको बोलेंगे, तो फिजो इलेक्ट्रिक मटीरियल में थोड़ा फिजिक्स का आ गया, लिथियम न्यूबोनेट भी आता है, लेड जर्कोनेट टाइटनेट भी आ जाता है, और बेरियम टाइटनेट। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन, सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। क्लियर। तो ऐसे नए नए क्वेश्चन को आप नोट करते जाओ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी थोड़ा आपका एफएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पढ़ते आते हो आप लोग इसको, जियोटेक में भी पढ़े हो, एफएम में भी पढ़े हो। द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन कंटिन्यूअसली इन जिगजैग। ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो पानी में डालो तो जिगजैग जो मूव करते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स जिगजैग, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर, जानते ही होगे आप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच टाइप ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑन एन अर्थ फिलिंग। तो भाई अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए सब आप जान, ये भी बच जा, इस चीज को, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जियोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है। जो आप लेटरल प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए क्या करते हो, जो सॉइल प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए आप कौन सी वॉल बनाते हो, वो आपकी होती है रिटेनिंग वॉल। इसी में आप लोग पढ़ते हो ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। पैरापेट वॉल तो मैंने पहले ही आपको बताया था, पैरापेट वॉल जो आपका बाउंड्री, टेरेस की बाउंड्री के लिए यूज होता है, टेरेस की बाउंड्री। ठीक है। ये आपके स्लोपिंग सरफेस के लिए यूज होता है, स्लोपिंग सरफेस के लिए यूज होता है। ठीक है। ये भी रिटेनिंग वॉल का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं,
एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्क्रबर, वेट स्क्रबर यूज होता है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये भी यूज होता है, ठीक। कैटलिस्टिक कन्वर्टर ये भी यूज होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन। कई बार ऐसे देखो, थोड़ा ट्रिक लगाना, जब आपको आंसर नहीं बन रहा है तो आपको रिस्क लेना है और वहां पे दिख रहा है ऑल ऑफ दी ऑप्शन या बोथ 2 and 3 इस टाइप से आपको कुछ दे रहा है, तो उस क्वेश्चन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे ये तीनों चीज आपकी यूज होती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ द हार्मफुल सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग। उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, तो उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो कैल्शियम सल्फेट से। किससे न्यूट्रलाइज करते हो, कैल्शियम सल्फेट से न्यूट्रलाइज करते हो। क्लियर, क्लियर। उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो कैल्शियम सल्फेट से, ठीक। Na2 सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं ना, Na2CO3 प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसको आप करोगे, इसको आप अगर वो करोगे, मतलब दोनों को कंबाइन करोगे, तो ये आपका बन जाएगा Na2SO4 Na2SO4 और CaCO3 ये बन जाएगा। तो हार्मफुल सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कैल्शियम सल्फेट को यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डीपीसी बता दोगे आप। डैम प्रूफ कोर्स होता है डीपीसी, मतलब क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक। आपको इसकी यूनिट बताना है, ठीक है। कहाँ पे प्रोवाइड करते हो, जनरली आप इसको प्लिंथ वॉल पे प्रोवाइड करते हो, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर के बीच में डीपीसी। और इसकी यूनिट जो होती है आप जानते हो मीटर स्क्वायर होती है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं डीपीसी, क्लियर। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। डीपीसी का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स, क्लियर। नेक्स्ट, सॉम का क्वेश्चन आ गया ये आपका फेलियर थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ फेलियर डज द डक्टाइल मटेरियल बिगिन टू यील्ड व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन रीचेस द स्ट्रेन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की थ्योरी कौन सी है, सेंट विनेंस थ्योरी, ठीक। यहां देखो टेबल में दिख रहे हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, वही बात कर रहा है ये, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट विनेंट थ्योरी। अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता तो रैंकाइन, और आप यहां देखते हो रैंकाइन ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होती है, सेंट विनेंट नीदर ब्रिटल नॉर डक्टाइल, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो ये गेस्ट एंड ट्रेकास थ्योरी, ठीक। फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, हेक्स थ्योरी, ये भी दिया है यहाँ पे, हेक्स थ्योरी यहाँ पे, ये किसके लिए है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए, क्लियर। गैस थ्योरी भी बता दी है आपको, ये आपके किसके लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। फिर आगे आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या डिस्टॉर्शन थ्योरी, मिसेस एंड हेनकीस, क्लियर। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए, खासकर इसमें डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। तो टेबल भी है, आप इसको देख लो, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं जेई में, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी आ जाएगा, देखना इसी से। नेक्स्ट है आपका, अरे एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको जियोटेक में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये आपकी होती है पोरोसिटी, दिस इज यूर पोरोसिटी। और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों का क्या है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, और E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है S, ठीक। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सेचुरेशन टू फेज सॉइल के लिए बात होती है, उसमें भी अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेटेड सॉइल है उसके लिए 1 हो जाएगा, और ड्राई सॉइल है उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर। तो ये आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक, अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपकी हो जाएगी पोरोसिटी, जियोटेक का बेसिक क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फेलियर थ्योरी। अब फिर यहाँ पे आ गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस तो क्या है भाई, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइंस थ्योरी, रैंकाइंस थ्योरी, क्लियर, रैंकाइंस थ्योरी। तो ये था आज का हमारा पीवाईक्यू सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो।
तो ये पूरा कंप्लीट हमारा एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन करके मैंने इसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर को भी मैं वैसे ही करूंगा। तो आपकी जो क्वेश्चन था सर पीवाईक्यू सीरीज नहीं आ रही, लेके आओ, तो मैंने लेके आया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो लोग तक आप इसको पहुंचाओ, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो।